नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत यूपी की खबर से कर रहे हैं। यूपी के हाथरस में पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। घर की छत पर लेंटर डालने के दौरान पथराव हो गया। मामूली सी कहासुनी में विवाद बढ़ता गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया है। चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक घर की छत पड़ रही थी और इसी दौरान ये पथराव हुआ है दो पक्षों के बीच। तो यूपी के हाथरस में कैसे मामूली सी कहासुनी एक बड़े विवाद का रूप लेते हुई नजर आई। तस्वीरें आपके सामने हैं चंदपा के गांव नगला का ये पूरा मामला, जहां पर छत के लेंटर डालने के दौरान किस तरह से दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई है दोनों पक्षों के बीच। यूपी की ग्रेटर नोएडा में दीवार तोड़ते हुए कार बेसमेंट में भरे पानी में गिर गई, जिससे इंजीनियर की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे का है, जहां एक बेकाबू तेज रफ्तार कार नाली की दीवार तोड़कर पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। फायर स्टेशन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को सूचित किया गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से चालक को बचाने का प्रयास किया गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार के शव को बाहर निकाला। मृतक की पहचान युवराज मेहता के रूप में हुई, जो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 का रहने वाला था। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कार्यरत था। देर रात में अपनी ड्यूटी से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक देर रात करीब 12:30 बजे घटना की जानकारी मिली थी। पीआरवी के जरिए थाना नॉलेज पार्क को सूचना मिली कि सेक्टर 150 मोड़ पर एक कार नाले की बाउंड्री तोड़कर मॉल के बेसमेंट में भरे पानी में गिर गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। और नोएडा में इंजीनियर की दर्दनाक मौत के इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। नॉलेज पार्क थाने में इस बाबत केस दर्ज हुआ है। आर्थम बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। तो इंजीनियर की मौत के इस मामले में आर्थम बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्टर 151 का यह पूरा मामला, जहां पर एक कार नाले में जा गिरी और जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक काफी देर तक इस शख्स के पास कोई मदद नहीं पहुंच पाई और उसकी मौत हो गई। आर्थम बिल्डर के खिलाफ इस मामले में केस दर्ज किया गया। और आगे बढ़ते हैं। एमपी के जबलपुर में कार चालक का कोहराम दिखा। सड़क किनारे खा रहे 20 मजदूरों को कुचल डाला गया। इस कार चालक ने इस तरह से कार चलाई कि इससे बड़ा हादसा हो गया। 5 मजदूरों की हालत नाजुक बताई जा रही है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ इस मामले में केस रजिस्टर हुआ है। सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट की कार ने इन मजदूरों को कुचल डाला। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें। धरने पर बैठे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। अपने शिविर के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद का धरना। शिष्यों के साथ धक्का मुक्की से अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ ले जाने की मांग की और प्रोटोकॉल नहीं तो स्नान न करने की चेतावनी दी। फिलहाल ये तस्वीरें भी देखिए, जिससे साफ है कि किस तरीके से इस पूरे मामले पर ये बयान भी सामने आए हैं। फिलहाल शिष्यों के साथ धक्का मुक्की से अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। और इस बीच अपने शिविर के बाहर अविमुक्तेश्वरानंद के धरने को लेकर यह खबर है, जहां प्रशासन से प्रोटोकॉल के साथ ले जाने की उन्होंने मांग भी की थी। फिलहाल आपको बता दें, प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच का यह पूरा विवाद है क्या, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हंगामे की यह तस्वीर प्रयागराज के संगम क्षेत्र की है, जहां मौनी अमावस्या के मौके पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की हुई।
हंगामे और विवाद के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए लौट गए। उन्होंने पुलिस पर अपने संतों के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। किसी तरह का विवाद हुआ है, कह रहे हैं कि आपके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई है, इस तरीके की हाँ, हमने खुद देखा कि हमारे संतों को इनके कुछ अधिकारी मार रहे थे। क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे आप क्या कारण है? अभी तो हमको तत्काल में कुछ समझ में नहीं है, संज्ञान नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि कुंभ में जो हमने ये कहा था कि जो भगदड़ हुई है और जो मौतें हुई हैं उसके अपराधी मुखिया आदित्यनाथ जी हैं, तो हो सकता है उनकी तरफ से निर्देश हो कि शंकराचार्य को अपमानित करो, या फिर उनकी तरफ से कोई निर्देश ना हो, यहीं के अधिकारी हमारा अपमान करके उनको खुश करना चाहते हो कि देखिए हमने इनको ये कर दिया। और प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए विवाद को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए तो अखिलेश यादव भी समर्थन में आ गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि माघ मेला क्षेत्र में पिछले साल की तरह इस साल फिर से साधु संतों भक्तों के साथ दुर्व्यवहार अक्षम्य है। सदियों से चली आ रही शाही स्नान की अखंड सनातनी परंपरा में गत वर्ष भी इसी सरकार की ओर से विघ्न डाला गया था। प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं बीजेपी की सरकार में ही क्यों हो रही हैं? मौनी अमावस्या का शाही स्नान क्या पहली बार हो रहा है? इस अव्यवस्था के लिए बीजेपी का कुशासन और नाकाम व्यवस्था ही दोषी है। जांच हो, घोर निंदनीय। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी। सुबह से कोहरा था, इसलिए भीड़ कोहरे के बाद ज्यादा 8-9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था, और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थोड़ी देर पहले बंगाल के सिंगूर में रैली हुई और सिंगूर से प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर कैसे हमला बोला, सुनिए। हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है, और अभी तो बीजेपी एनडीए ने बिहार में जंगल राज को एक बार फिर से रोका है। अब पश्चिम बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। तैयार है ना? और दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो फ्लाइट में बॉम्ब होने की सूचना मिलने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इस विमान में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। इंडिगो एयरलाइंस का यह विमान दिल्ली से बागडोगरा जा रहा था, तभी प्लेन में बम होने की जानकारी मिली। सुबह 9:17 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा था, फ्लाइट में बम है। यह टिश्यू पेपर एक यात्री ने देखा तो उसने तत्काल क्रू मेंबर को जानकारी दी। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के कोने कोने को चेक किया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही सुरक्षा कर्मियों ने विमान को अपने घेरे में ले लिया। बम निरोधक दस्ते और सीआईएसएफ टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। विमान में 230 यात्री थे, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। 6 क्रू मेंबर और 2 पायलट सहित कुल 238 लोग सवार थे। सभी को चेकिंग के बाद सुरक्षित उतार दिया गया। अंदर ही सबके लगेज की जांच की गई। हालांकि जांच के बाद ऐसा कुछ नहीं मिला, जिसके बाद विमान को बागडोगरा के लिए रवाना कर दिया गया। तेलंगाना के करीमनगर से सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने पति पत्नी को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में अरेस्ट किया है। तेलंगाना के करीमनगर से सनसनीखेज कहानी सामने आई है। यहाँ पति पत्नी सेक्स रैकेट चलाने और लोगों से लाखों रुपए की उगाही करने के मामले में पकड़े गए हैं।
पुलिस ने मॉन्चेरियल जिले के रहने वाले इस कपल को अरेस्ट किया है, जो फिलहाल करीमनगर में रह रहा था। इस कपल के 2 बच्चे भी हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों ने आर्थिक तंगी से उबरने के लिए ये अवैध रास्ते को अपनाया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति पत्नी का मार्बल का बिजनेस था, जिसमें उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने एक प्लॉट भी खरीदा था, जिसकी वो EMI नहीं चुका पाए। लगातार बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव के चलते दोनों ने गलत रास्ता चुन लिया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें पोस्ट कर पुरुषों को अट्रैक्ट करती थी। वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तस्वीरों के साथ कंटेंट शेयर करती थी, जिससे कई लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। इसके बाद पुरुषों को करीमनगर स्थित अपने घर बुलाती थी। आरोप है कि घर बुलाने के बाद कपल उन लोगों के साथ प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे। इसी के बाद वीडियो के जरिए पीड़ितों से पैसे वसूल किए जाते थे। और राजस्थान के जोधपुर में शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले जमकर हंगामा हुआ। एग्जाम सेंटर में एंट्री के दौरान अभ्यर्थियों के साथ जांच में लगे कर्मचारियों की तीखी बहस हो गई। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह जोधपुर के महाराज श्री राजाराम शिक्षण संस्थान की तस्वीर है। यहाँ ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा का सेंटर है। कड़ी जांच पड़ताल के बाद अभ्यर्थियों को एग्जाम हॉल में जाने दिया जा रहा है। तभी अचानक अभ्यर्थियों की गेट पर तैनात कर्मचारियों से बहस होने लगी। छात्र आरोप लगाने लगे कि हाथ में बंधे लाल धागे यानी कलावा को खोलने के लिए कहा जा रहा है और लाल धागे के साथ एग्जाम सेंटर में जाने से रोका जा रहा है। कलावा खोलने को लेकर काफी देर तक अभ्यर्थियों के साथ बहसबाजी हुई, हंगामा हुआ, जिससे वहां असमंजस की स्थिति बन गई। बाद में अभ्यर्थियों की जिद के आगे जांच में जुटे कर्मचारियों को झुकना पड़ा। तब जाकर अभ्यर्थी शांत हुए और एग्जाम देने के लिए अंदर गए। इससे पहले गर्म कपड़े को लेकर भी विवाद हुआ था। चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों के लिए गर्म कपड़े पहनने की अनुमति तो दी है, मगर इनमें कोई मेटल बटन या चेन नहीं होना चाहिए। इसके लिए परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच हो रही है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह भरैया के विवादित बयान पर अब यूपी के नेता ST हसन ने रेप को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने इंटरनेट पर बढ़ती अश्लीलता को रेप के बढ़ने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनके मुताबिक अश्लील फिल्में युवाओं को उन्हें रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया में, इंटरनेट के ऊपर बेगैरती, बेहयाई और उरियानियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ऐसी अश्लील फिल्में, सेक्स से मुताल्लिक फिल्में जब नौजवान बच्चे देखते हैं, ख़ास तौर से 20 साल के आसपास के, तो उनका एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड पैदा करती है, उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब वो लेवल हाई हो जाता है तो वो इंसान को मजबूर कर देता है सेक्स परफॉर्म करने के लिए। उनके बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदेलिया ने कहा है कि ST हसन ने सुर्खियों में आने के लिए ये बयान दिया है और वो भी सुर्खियों में आने के लिए उन्होंने बयान दिया है। और जो रेप की घटनाएं, और वहीं यूपी के बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने से नाराज हो गए। साथ ही सरकारी अधिकारियों को लेकर उन्होंने भी विवादित बयान दे डाला। तो यानी एक के बाद एक लगातार विवादित बयानों के आने का सिलसिला जारी है। ST हसन, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, उन्होंने रेप को लेकर जो बयान दिया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर हमलावर नजर आ रही है। और अब यूपी के बलिया से समाजवादी सांसद सनातन पांडे रेलवे के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न बनाए जाने से किस तरह से नाराज हो गए और साथ ही सरकारी अधिकारियों को लेकर विवादित बयान देते नजर आए। आप ये देखिए। मैं बूढ़ा जरूर हूं, मन का बूढ़ा नहीं हूं। मेरे मन में होता है कि उस डॉक्टर में जाऊं और उस मंत्री को ठेक दूं, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के बन जा रहे हैं। अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता नहीं खाएंगे। इतना ही नहीं, सनातन पांडे ने सरकारी अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी काम नहीं करेंगे तो जूता खाएंगे। मुकदमा करना है तो कर दो, मैं भी झेलने को तैयार हूं। दरअसल फेफना रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनों के ठहराव की स्वीकृति के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में बलिया के प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्रा को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस पर सनातन पांडे नाराज हो गए। समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि उन्होंने बलिया को 3 ट्रेनें दिलवाई, लेकिन ना तो अखबारों ने और ना ही प्रशासन ने इसका उनको श्रेय दिया है। किसी अखबार वालों ने जो है मेरा नाम नहीं छापा,
किसी भी यूट्यूबर ने इसको नहीं चलाया, किसी ने प्रशासन ने इसको बताने का काम नहीं किया। राजस्थान के कोटा में बुलडोजर एक्शन हुआ, जहां प्रशासन ने एक हिस्ट्री शीटर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर गरज रहा है, अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। कोटा के सांगोद इलाके में बना यह घर हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा का है, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला। उसके 2 आलीशान घर ध्वस्त कर दिए गए। अब इस बुलडोजर एक्शन के पीछे की वजह भी जान लीजिए। सांगोद नगर पालिका ने 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन तय मियाद पूरी होने के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने सीधी कार्रवाई का फैसला लिया। आदिल मिर्जा के ये दोनों घर अतिक्रमण कर बनाए गए थे और इन दोनों घरों को प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया है। ये वही आदिल मिर्जा है जिसे पकड़ने के लिए 9 जनवरी की रात कोटा पुलिस उसके गांव पहुंची थी। इस दौरान आदिल ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया। इसके बाद 11 जनवरी को कोटा ग्रामीण पुलिस ने अमरूद के एक बाग से आदिल मिर्जा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान भी आदिल ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें मोडक थाने के एक कांस्टेबल घायल हो गए। और राजस्थान के नागौर में गो तस्करी के अभियुक्तों को ग्रामीणों ने बेरहमी से पीट डाला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। हंगामे और मारपीट की तस्वीर राजस्थान के नागौर जिले की है, जहां के लाडपुरा गांव में देर रात गौ तस्करी के शक में ग्रामीणों ने 4 युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया। ग्रामीणों ने अभियुक्तों को तालिबानी सजा सुनाते हुए उनका मुंडन कर दिया। इस दौरान एक आरोपी की भौं और आधी मूंछ भी काट दी गई। मौके पर मौजूद सैकड़ों की भीड़ ने नारेबाजी भी की। गांव वालों का कहना है कि इलाके में बढ़ रही ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए गो तस्करों को इस तरह का सबक सिखाना जरूरी था। गांव के सरपंच ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और ग्रामीणों के कब्जे से 4 युवकों को छुड़ाया। ग्रामीणों का कहना है कि गो तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। वही पुलिस का कहना है कि मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच में जुट गई है। देहरादून में गवर्नमेंट डून मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया है। उत्तराखंड के देहरादून से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग और मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि जूनियर्स को बेल्टों से पीटा गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गीता जैन का इस मामले को लेकर भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि एंटी रैगिंग कमेटी इस घटना की विस्तार से जांच कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद दोषी छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिसिप्लिन कमेटी ने छात्रों के बयान दर्ज किए हैं और कहा है कि कॉलेज में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि अगर छात्रों पर लगे आरोप सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कॉलेज से सस्पेंड करना भी शामिल हो सकता है। बता दें कि भारत में रैगिंग को कॉलेज का मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना गया है। सुप्रीम कोर्ट, यूजीसी और विभिन्न राज्य कानूनों के कारण रैगिंग को लेकर सजा का प्रावधान है और इसकी सजा काफी सख्त है। और यूपी में बिजनौर के मंदिर में एक कुत्ता भगवान की मूर्तियों के आसपास परिक्रमा करता दिखा। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो लोग मौके पर पहुंचने लगे, लेकिन अब यह बात सामने आई है कि कुत्ता बीते कई दिनों से बीमार है। बिजनौर के नंदपुर गांव में पिछले 6 दिनों से कुत्ता लगातार मंदिर की परिक्रमा कर रहा था। पहले कुत्ते ने हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा की, फिर अन्य मूर्तियों के चक्कर लगाए। इस घटना को ग्रामीण चमत्कार मान रहे हैं, जिसके चलते मंदिर परिसर में हवन, पूजन, यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कुत्ते की परिक्रमा का यह दृश्य देखने के लिए हर दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी। इस बारे में जानकारी होते ही एक एनजीओ और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर में ही कुत्ते का इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने कहा कि कुत्ते की मेडिकल जांच के लिए सैंपल लैब भेजे गए हैं ताकि किसी वायरल संक्रमण या गंभीर बीमारी की पुष्टि की जा सके। वही फिलहाल कुत्ते को नोएडा लाया गया है। कुत्ता फिलहाल डॉक्टर की निगरानी में है। वही कुत्ते का MRI भी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। कुत्ते की मानसिक स्थिति की भी जांच की जा रही है। यदि कुत्ता स्वस्थ पाया जाता है तो उसे वापस मंदिर में छोड़ दिया जाएगा।
और यूपी के मिर्जापुर में प्रशासन की ओर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन जीएसटी सुधारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया। व्यापारी संवाद कार्यक्रम के जरिए व्यापारियों को जीएसटी की कानूनी व्यवस्था को समझाया गया। इस दौरान कई समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी किया गया। अधिकारी यहाँ उपस्थित है, उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को सुना, जो त्वरित निदान हो सकता था वो उन्होंने यहाँ बता दिया है। कार्यक्रम के दौरान कुछ संगठनों ने अपनी मांगे भी रखी। हमारा संगठन लगातार मांग कर रहा है कि व्यापारियों का बीमा किसी भी तरीके की मृत्यु पर उनको लाभ मिले। जीएसटी में तमाम तरीके की विसंगतियां हैं। एआई द्वारा जनरेटेड नोटिसें आ रही हैं। हमारे स्थानीय मंडल स्तर के, जनपद स्तर के व्यापार कर अधिकारी उसका समाधान नहीं कर पा रहे। डीएम के मुताबिक कार्यक्रम का मकसद व्यापारियों की चिंताओं का समाधान करना है। जो भी व्यापारी बंधु जीएसटी के दायरे में आते हैं वो सब लोग अपना पंजीकरण कराएं और कंप्लायंस को समय से करते रहें, जिससे व्यापार में उनको कोई समस्या ना हो। और इस संबंध में उनके जितने भी प्रश्न होंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनका समाधान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को रखा गया है। और अगर आप फीनी खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। राजस्थान के जोधपुर से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपका बाजार में मिलने वाले फीनी से भरोसा उठ जाएगा। राजस्थान की फेमस फीनी का स्वाद देश और दुनिया में मशहूर है। सुनहरे रंग की फीनी ऐसी मिठाई है जो मुंह में जाते ही घुल जाती है और यही इसकी विशेषता है। लेकिन फीनी बनाया कैसे जाता है? फीनी में जिस मैदे का इस्तेमाल किया जाता है उसे गूथा कैसे जाता है? ये तस्वीर जोधपुर के जालौरी इलाके की है। यहाँ पर जो तस्वीर सामने आई है उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, फीनी को इस तरीके से पैरों से गूथा जा रहा है। कारीगर आराम से कहीं से भी घूम कर आता है, पैरों से मैदा गूंथता है। न सफाई न शुद्धता। जब वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग यकीन नहीं कर पाए कि फीनी को इतनी गंदगी के बीच इस तरीके से बनाया जाता है। एक बार फिर इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि जिस फीनी को हम बाजार से खरीदते हैं क्या उसे भी इसी तरह से तैयार किया गया होगा। फीनी बनाने से पहले मैदे को खुले बाजार में रखा जाता है। यहाँ भी मैदे को खुले में रखा गया है। आसपास के नजारे को देखिए, कूड़े का अंबार भी लगा है, साफ सफाई का नामो निशान भी नहीं है और ये शख्स पैरों से मैदा गूंथ रहा है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा में कुत्ते को डंडे से मारने का विरोध करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। कुत्ते निकले, डंडा निकाला मैंने। गालियों की बौछार, जान से मारने की धमकी, ये सब कुछ पुलिस के सामने हो रहा है। एक बार फिर इस दबंग को सुनिए। हंगामे का ये वीडियो ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 इलाके का है, जहां नशे में धुत ये दबंग कुत्ते को मार रहा था। तभी कुछ युवकों ने इसकी हरकत का विरोध किया। इसके बाद वो भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन पुलिस के जवान मूक दर्शक बने रहे। उसे एक महिला रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रुकने की बजाय और ज्यादा गुस्से से लाल हो जाता है। बार बार युवकों की तरफ आता है, धमकी देता है। इसके बाद महिला उसे लेकर पीछे की तरफ जाती है, लेकिन वो उधर भी जोर जोर से चिल्लाकर गाली देता रहता है। काफी देर तक इसी तरह हंगामा चलता रहा। पुलिस के जवान सब कुछ देखते रहे। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग पुलिस की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के सिंहपोरा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों की तरफ से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले के सिंहपोरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और सेना के सूत्रों के मुताबिक इलाके में कम से कम 3 आतंकियों के फंसे होने की आशंका है। मुठभेड़ के दौरान लगातार गोलीबारी हो रही है और सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है। ऑपरेशन का नेतृत्व 17 राष्ट्रीय राइफल्स कर रही है, जबकि 11 राष्ट्रीय राइफल्स और 2 पैरा स्पेशल फोर्सेस भी शामिल है। अतिरिक्त बलों को भी मौके पर भेजा गया है और स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान गोलीबारी शुरू हुई। सूत्रों की माने तो यहां पर जैश के आतंकी छिपे हो सकते हैं। आतंकियों ने सर्च ऑपरेशन कर रहे जवानों पर गोलीबारी की तो सुरक्षा बलों ने बिना देरी किए जवाबी कार्रवाई की। घने जंगल वाले क्षेत्र में भी गोलीबारी की जा रही है। सुरक्षा बलों ने आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है।
मुंबई नगर निगम चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे शिवसेना के बीच खींचतान है। वहीं विपक्षी दलों के तंज और संभावित जोड़-तोड़ ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ने इस चुनाव में 118 सीटें जीती हैं। अब सबके मन में सवाल उठ रहा है कि मुंबई का नया मेयर कौन होगा। चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर रेस भी शुरू हो गई है। शिवसेना के शिंदे गुट ने बीएमसी में जीत हासिल करने वाले अपने 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में ठहराया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर बीएमसी में बहुमत से दूर है। बीजेपी को अपना मेयर बनाने के लिए सहयोगी शिवसेना के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी को बीएमसी चुनाव में 89 सीटें मिली हैं, जबकि 227 सदस्य सदन में बहुमत का आंकड़ा 114 है। ऐसे में गठबंधन सहयोगियों की भूमिका अहम हो गई है। वहीं सीएम फडणवीस दावोस दौरे पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक हफ्ते में मेयर पर फैसला हो सकता है। आखिर वो डरे क्यों हैं? अपने नगर सेवकों से डरे क्यों हैं? जिन नगर सेवकों को उन्होंने दावा करते हैं कि हमने टिकट देके जिता के लाए हैं, अगर उनके नाम पर सारे नगर सेवक चुन के आए हैं तो उन नगर सेवकों को होटल में कैद करके रखा क्यों गया है? इतना डर क्यों है? घबराहट क्यों है? हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात बदमाश अंकित रिढ़ाऊ को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है और उसे सरेंडर करने को कहा है, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय बदमाश ने पुलिस टीम पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें गोली अंकित के पैर में जा लगी और वो घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश को तत्काल खरकौदा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अंकित रिढ़ाऊ के नाम अपराध की लंबी फहरिस्त है। 18 संगीन मामले दर्ज हैं। अभियुक्त पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे करीब 18 मामले दर्ज हैं। 2 हफ्ते पहले मुरथल टोल प्लाजा के पूर्व मैनेजर पर कोर्ट में गवाही देने जाते समय हुए जानलेवा हमले में भी अंकित मुख्य अभियुक्त था। इसी वारदात के बाद से उसकी तलाश की जा रही थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक अवैध हथियार और मोटरसाइकिल बरामद की है। इलाके में फायरिंग की आवाज से कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया था। बता दें कि अंकित पर 5,000 रुपए का नाम घोषित किया गया था। इसके बाद से सोनीपत की पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। और दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक एसयूवी से करीब 418 ग्राम स्मैक और हेरोइन बरामद कर 2 तस्करों की गिरफ्तारी की। दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर पश्चिम दिल्ली में ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक कार से करीब 418 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद कर 2 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में फ्रैंक विट्स और संडे ऑटू शामिल है। ये दोनों नाइजीरियन नागरिक हैं और दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि अभियुक्त दिल्ली और आसपास के राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। पुलिस के मुताबिक फ्रैंक विट्स को 2015 में एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से वो जमानत पर बाहर था। वहीं गिरफ्तारी के बाद संडे ऑटू ने बताया कि वो 2015 में भारत आया था और कपड़ों का व्यवसाय करता था, लेकिन घाटा होने के कारण उसने ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। ये दोनों अभियुक्त नाइजीरियन गैंग के सदस्य हैं और उनका मास्टरमाइंड नाइजीरिया में बैठा है। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि ये गैंग भारत में कहां-कहां नशे का कारोबार करता था। और जयपुर में टोल प्लाजा पर सेना के जवान और महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। टोल टैक्स मांगने पर सेना के जवान ने कार्ड दिखाया, लेकिन टोल कर्मचारियों ने कार्ड देखने से इनकार कर दिया। इन दिनों ऐसा लग रहा है टोल प्लाजा अपराधियों का अड्डा बन गया है। एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा घटना जयपुर टोल प्लाजा की है। यहाँ सेना के जवान और महिलाओं से मारपीट का मामला सामने आया है। टोल टैक्स मांगने पर सेना के जवान ने कार्ड दिखाया, लेकिन टोल कर्मचारियों ने कार्ड देखने से इनकार कर दिया। कार में मौजूद महिलाएं बचाव के लिए आईं तो उनसे भी मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। मामला शनिवार शाम करीब 5 बजे चौमू चंदवासी NH48 स्थित कुशलपुरा बांसा टोल प्लाजा का है। इस पूरी घटना का वीडियो सामने आया है। वहीं टोल मैनेजर कर्मवीर का कहना है कि वाहन में मौजूद ID कार्ड दिखाने वाला व्यक्ति सेना का जवान नहीं था। कार्ड उनके परिजनों का था। इसी बात को लेकर टोल बूथ और कर्मचारियों से विवाद हो गया। बाद में समझा बुझाकर मामले को शांत करवा दिया गया।
वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इस टोल प्लाजा पर अक्सर लड़ाई झगड़े और अव्यवस्था की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यूपी के मैनपुरी में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने तालाब पर बने अवैध निर्माण को गिरा दिया। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें यूपी के मैनपुरी की हैं, जहां बुलडोजर एक्शन मैनपुरी में राजा के ताल पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रशासन के मुताबिक मैनपुरी के राजा के ताल पर मिट्टी डालकर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। वहां पर कंस्ट्रक्शन भी कर लिया गया था। प्रशासन को 30 बीघा जमीन पर कब्जे की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और अतिक्रमण को गिरा दिया गया। कम से कम यहाँ पे 30 से 35 प्लॉटों को हम लोग ने, जो इन्होंने मिट्टी डाल के इन्होंने भराव करके प्लॉट, अवैध प्लॉट बना रखे थे, उनको हम लोग ने अतिक्रमण मुक्त कराया है। आगे के लिए हम टीम गठित कर रहे हैं, उसकी जांच जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि हाँ, ये जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर दोबारा निर्माण कार्य किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वाराणसी के मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर यूपी सरकार और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के काशी या वाराणसी या बनारस का मणिकर्णिका घाट किसी परिचय का मोहताज नहीं। बनारस के इस घाट पर चिता की राख कभी ठंडी नहीं पड़ती। देश दुनिया के लोग जो सनातन में अपनी आस्था रखते हैं वो यहीं अंतिम संस्कार के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के नजरिए से ये स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी घाट के नवीनीकरण की एक परियोजना की आधारशिला 2023 जुलाई में पीएम नरेंद्र मोदी ने रखी। इसी परियोजना से जुड़े निर्माण के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर 10 जनवरी से वायरल होना शुरू हुआ। देखते ही देखते वीडियो को विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने शेयर करना शुरू कर दिया। दरअसल 10 जनवरी को मणिकर्णिका घाट के निचले हिस्से में बने एक मढ़ी को ड्रिल मशीन द्वारा तोड़ा जा रहा था। इस मढ़ी के निचले हिस्से में कुछ मूर्तियां बनी हुई थीं। अहिल्याबाई समेत कुछ देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी लगी थीं। निर्माण के दौरान इसी मढ़ी को ड्रिल मशीन से तोड़ने का वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी ने खुद आरोपों का जवाब दिया। क्या कहा, सुन। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। मित्रों, कांग्रेस के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जा रहा है वह यही वीडियो बना करके, जो अपने आप में एक अपराध है, गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इनके द्वारा यही जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। और रील और व्लॉग बनाने के दौरान धार्मिक स्थलों पर आ रहे विवाद के मामलों को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त ने बैठक में अहम निर्देश दिए। 4 धाम यात्रा के दौरान मोबाइल फोन से रील और व्लॉग बनाने के बढ़ते चलन को देखते हुए मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। 4 धाम की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। 4 धाम यात्रा की तैयारियों के लिए शनिवार को 4 धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे और गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने बैठक ली। प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि धामों में रील और ब्लॉग बनाने के दौरान अक्सर विवाद की घटनाएं सामने आती हैं,
बद्रीनाथ में सिंहद्वार से आगे मोबाइल फोन प्रतिबंधित रहेगा। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा। संबंधित जिलाधिकारी श्रद्धालुओं के मोबाइल जमा करने की उचित व्यवस्था बनाएंगे। साथ ही बैठक में इस साल चारधाम यात्रा से जुड़े और भी कई निर्देश दिए गए ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। चित्तौड़गढ़ में वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलिया जी मंदिर में शनिवार को अमावस्या का 2 दिवसीय मासिक मेला शुरू हुआ। पहले ही दिन भक्तों ने जमकर चढ़ावा भी दिया। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित श्री सांवलिया सेठ मंदिर का भंडार चतुर्दशी के अवसर पर परंपरा के अनुसार खोला गया। ओसरा पुजारी और मंदिर मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी की उपस्थिति में मुख्य भंडार खोला गया, जिससे पहले चरण की गणना पूरी की गई। पहले चरण की गणना में कुल 10 करोड़ 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। अगले चरण की गणना 19 जनवरी को की जाएगी। इस दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभा गौतम, अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव और मंदिर मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। अमावस्या के बाद 5 चरणों में इस राशि की गणना की जाती है। अमावस्या का मेला होने के कारण आज भारी भीड़ रहने की संभावना है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने माकूल व्यवस्थाएं की हैं। अमावस्या के साथ साथ रविवार होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। माना जा रहा है कि इस बार भक्त रिकॉर्ड चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। अगर देखो तो सांवरिया सेठ मंदिर में चढ़ने वाली राशि में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें कि मंदिर में चढ़ावे का उपयोग आसपास के गांव के विकास के लिए किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धुंध की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा भीषण था। एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराने लगी। हादसे का शिकार बस, ट्रक और कई कारें हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों ने सबसे पहले घायलों की मदद की। हादसे में करीब 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी। सबसे पहले एक कार हादसे का शिकार हुई और फिर देखते ही देखते कई वाहन आपस में भिड़ गए। हादसा गजरौला कोतवाली इलाके के गांव शहबाजपुर डोर के पास हुआ। लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे का ये कहर देखने को मिला। हादसे में करीब 18 वाहन आपस में टकरा गए और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस और सरकारी एम्बुलेंस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। ट्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया गया। इस दौरान यातायात भी प्रभावित हुआ। हालांकि काफी कम समय में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू रूप से चलाया गया। महाराष्ट्र में सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे पर गंभीर सड़क हादसा हुआ। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा सोलापुर पुणे नेशनल हाईवे पर मोहोल के पास हुआ। देव दर्शन के लिए पनवेल से अक्कलकोट जा रहे 5 भक्तों के लिए आखिरी सफर साबित हुआ है। भीषण सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले मदद की। पुलिस के लिए भी मृतकों का शव कार से निकालना काफी चुनौतीपूर्ण था। कटर से कार को काटा गया और फिर शव निकाले गए। हादसा रात करीब 12 बजे हुआ, जब ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तार कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। रात का वक्त होने की वजह से मौके पर एम्बुलेंस भी काफी देर से पहुंची। मोहोल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद आ गई थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। साथ ही हादसे के वक्त कार की रफ्तार काफी तेज थी। और नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक अहम खबर आ रही है। सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हो सकते हैं राहुल गांधी। कल राहुल गांधी को कोर्ट में पेशी के निर्देश दिए गए। अमित शाह से जुड़े मानहानि केस में उनकी पेशी होगी।